हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इस पाठ के सारांश को समझेंगे। बच्चों, इस पाठ के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका विषय क्या है। मध्यकाल में कुछ लोगों ने इस भ्रांति को फैला दिया कि स्त्रियों का पढ़ना बुरा होता है और आदिकाल से स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ऐसी मान्यता समाज में प्रचलित कर दी। तो इस पाठ के अंतर्गत लेखक इन बातों का खंडन करते हैं और तर्क के साथ ऐसे लोगों को उत्तर भी देते हैं कि आदिकाल से स्त्रियों को पढ़ने का पुरुषों के बराबर ही अधिकार था। बच्चियों को भी वैसे ही पढ़ाया जाता था जैसे कि लड़कों को पढ़ाया जाता था। और इसी के साथ साथ वे कई तर्क भी ये देते हैं कि जो मध्यकाल में लोगों ने मान्यताएं फैलाई या अफवाहें फैलाई, उनको भी अपने तर्कों से लेखक बड़ी ही सुंदरता से इस पाठ में काटते हैं। यह हिंदी की गद्य विधा के निबंध के अंतर्गत आता है और यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य इस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल किया और उस समय इसका शीर्षक यही रखा गया था कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और हमारा जो पाठ है इसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया, यानी एज इट इज़ जैसे उन्होंने लिखा था वैसे ही हमारे पाठ में। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। बच्चों, इस पाठ में लेखक लिखते हैं कि उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि स्त्री शिक्षा का विरोध अशिक्षित लोग नहीं करते हैं, बल्कि शिक्षित लोग ही सबसे ज़्यादा स्त्री की शिक्षा का विरोध करते हैं। और उसमें भी ऐसे शिक्षित लोग हैं जो कि स्वयं धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत साहित्य का भी बहुत ज्ञान रखते हैं, और जो लोग धर्म की सोच पर नहीं हैं उनको धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसे लोग जब स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं तो लेखक को बड़ा दुख होता है। और लेखक कहते हैं कि ऐसे लोग तर्क देते हुए क्या कहते हैं कि प्राचीन नाट्य ग्रंथों में भी कुलीन स्त्रियों से जिस भाषा में बात कराई गई है वो अपढ़ों की भाषा है। मतलब कि जो बहुत पुराने ग्रंथ हैं उसमें महिलाएं जिस भाषाओं में बात करती हुई बताई गई हैं वो पढ़े लिखों की भाषा नहीं थी। मतलब कि इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय भी स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थीं। और ऐसे ही उदाहरणों, ऐसे ही तर्कों के साथ वो उदाहरण भी क्या देते हैं, शकुंतला का उदाहरण देते हैं कि शकुंतला ने जिस तरह से दुष्यंत को कटु वाक्य कहे, कड़वे वाक्य कहे, वो कम पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने ऐसे वाक्य कहे। और यहाँ पर वो एक तर्क ये भी दे देते हैं कि देखिए शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी तो उसने दुष्यंत को कितने कटु वाक्य कहे। मतलब कि स्त्री का कम पढ़ा लिखा होना भी खराब होता है, मतलब उसको बिल्कुल अनपढ़ ही रखना चाहिए। अगर वो थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होगी तो भी वह अनर्थकारी ही सिद्ध होगा। तो ऐसा लेखक बताते हैं कि पुराने लोगों का, पुराने जो कि शिक्षित लोग हैं उनका बीच में मध्यकाल में कहना ऐसा था। आगे लेखक लिखते हैं कि प्राचीन समय में यदि स्त्रियां प्राकृत भाषा में बोलती थीं तो प्राकृत भाषा में बोलना यह सिद्ध नहीं करता है कि महिलाएं अनपढ़ होती थीं। क्यों? क्योंकि उस समय की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा ही चलन में थी। और इसका प्रमाण देते हुए लेखक क्या कहते हैं कि उस समय के जो बौद्ध जैन ग्रंथ थे वो भी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये सिद्ध करता है कि सर्वसाधारण की भाषा ही उस समय कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। यानी कि प्राकृत भाषा में बोलना किसी का अशिक्षित होने का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। आगे लेखक बताते हैं कि गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित्र ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। और यदि लेखक कहते हैं कि प्राकृत भाषा को अपढ़ों की भाषा कहा गया है, मतलब अनपढ़ लोगों की भाषा कहा गया है, तो आजकल के जो अखबार के संपादक हैं वो भी हम अनपढ़ ही उन्हें मानेंगे। क्यों? क्योंकि अखबार भी प्रचलित भाषा में ही छापे जाते हैं। जिस प्रकार हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं में अखबारों को छापा जाता है और इन भाषाओं को बोलने वाले ज्ञानी होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उस समय जो प्राकृत भाषा बोलते थे वह ज्ञानी नहीं थे। आगे वो लिखते हैं कि कुछ विरोधी लोग यह तर्क भी देते हैं कि स्त्री विश्वविद्यालयों का पुराने समय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो लेखक उनके तर्क को काटते हुए ये कहते हैं कि पुराने समय में तो विमान होने की बात भी नहीं होती है। कहीं भी ये नहीं समझ में आता है कि विमान निर्माण के लिए कोई ग्रंथ ऐसा नहीं बताता है कि इस प्रकार से विमान निर्माण किया जाता था। लेकिन जब विमान की बात आती है तो उस बात को सभी स्वीकारते हैं। पुरानी कथाओं में जैसे कि आपने भी सुना होगा कि रामायण में भी बताया गया है कि रावण किस तरह से विमान में आता है और सीता जी का हरण कर ले जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जब विमान होने की बात स्वीकारी जा सकती है, ये हम मानते हैं कि सत्य है, तो फिर स्त्री शिक्षा की बात हम क्यों नहीं मानते हैं? उसके लिए हम विश्वविद्यालयों को होना ही क्यों जरूरी मानते हैं? लेखक कहते हैं कि स्त्रियां शिक्षित थीं, क्या इस बात का ये प्रमाण नहीं है कि आदिकाल में वेदों की ऋचाओं की कई भाष्यकार भी स्त्रियां थीं? उन्होंने वेदों की ऋचाओं का अपनी भाषा में भाष्य किया था, जिन्हें ब्रह्मवादिनी स्त्रियां कहा जाता था। लेखक कहते हैं कि जिस देश में नाचने, गाने, बजाने, चित्र बनाने, फूल चुनने, हार गूंथने जैसी कलाओं का ज्ञान लेने की आज्ञा थी, वहाँ पर स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, यह बात स्वीकारी नहीं जा सकती। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, गार्गी, अपाला, घोषा आदि ये उस समय की वे स्त्रियां थीं जिन्हें वेदों का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान था।
मंडन मिश्र की पत्नी भारती के विषय में तो वे कहते हैं कि उन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ भी किया था। अर्थात ये सारे तथ्य प्रमाणित करते हैं कि आदिकाल से स्त्री को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो कुछ कुतर्की इस बात पर यह कहते हैं कि स्त्री का पढ़ाना भी अनर्थकारी ही होता है। क्यों? क्योंकि वे पूजनीय पुरुषों से बहस यानी मुकाबला करने चल पड़ती हैं। तो लेखक कहते हैं कि स्त्रियों का पढ़ना कालकूट यानी विष के समान और पुरुषों का पढ़ना पीयूष की घूंट यानी अमृत के समान होता है। ऐसा कहना कुतर्कियों का बिल्कुल ही गलत है और इस बात को स्वीकारा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि देश के विकास में जितने पुरुषों का योगदान होता है उतना ही स्त्रियों का योगदान होता है। अर्थात दोनों को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और यदि हम स्त्रियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि भारतवर्ष अपने विकास की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेखक कहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु आज के युग की यह मांग है कि इन परंपराओं को तोड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। और जो लोग कहते हैं कि स्त्रियां अपढ़ थीं तो उन्हें श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी हरण की कथा पढ़ लेनी चाहिए। उसमें रुक्मिणी का लंबा चौड़ा पत्र जो प्राकृत भाषा में नहीं लिखा गया था वह रुक्मिणी के पांडित्य का प्रमाण है, न कि अल्पज्ञता या गंवारपन का सूचक है। आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी और उसमें बताया गया था कि किस तरह से जब ज़बरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ या किसी अन्य राजा के साथ करने के लिए उनके परिवारी लोग तैयार हो जाते हैं और रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, तो वो श्री कृष्ण को मदद के लिए, सहायता के लिए पुकारती हैं और उसके लिए पहले फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स और व्हाट्सएप ये तो होते नहीं थे, तो वो एक पत्र लिखती हैं और उस लंबे चौड़े पत्र में रुक्मिणी जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करती हैं वह निश्चय ही वह भाषा शैली जो थी वह बहुत ही ज्ञानी स्त्री की भाषा थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि वह लंबा चौड़ा पत्र जो था वो रुक्मिणी का अल्पज्ञता या गंवारपन का सूचक नहीं था, बल्कि उनके शिक्षित होने का सूचक था। और इस बात पर कोई विश्वास करे या ना करे, सनातन धर्मियों को तो विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि वो तो भागवत में विश्वास करते हैं। परंतु हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कहें कि ये तो जिसने व्यक्ति ने पुराण लिखा है ये उसकी कल्पना है। तो आगे लेखक कहते हैं कि यदि इसको हम कल्पना मानते हैं तो फिर बाकी धर्म ग्रंथ जिन पर हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि राम का अस्तित्व सही नहीं था, तो फिर उसको भी हमें क्या मान लेना चाहिए? एक कथा कहानी ही मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो किसी भी सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। लेखक उन कुतर्कियों को उत्तर देते हुए कहते हैं जो ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा अनर्थकारी या भयानक परिणाम देने वाली होती है। तो लेखक बताते हैं कि पुरुषों की शिक्षा भी भयानक परिणाम देने वाली हो सकती है, जैसे कि बम फेंकना, नर हत्या करना, डांके डालना, चोरियां करना। ये सारे कार्य पुरुष भी करते हैं और पुरुष भी शिक्षित होते हैं, शिक्षित पुरुष करते हैं। तो अगर स्त्री की शिक्षा अनर्थकारी हो सकती है तो पुरुष की शिक्षा भी अनर्थकारी हो सकती है। इसके पीछे लेखक का कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि शिक्षा अनर्थकारी या अर्थकारी सिद्ध नहीं होती है, व्यक्ति की सोच पर यह निर्भर करता है कि वह अपनी शिक्षा को किस दिशा में ले जाता है। आगे लेखक दुष्यंत का शकुंतला को कटु वाक्य कहना, इस विषय पर भी प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि शकुंतला का कटु वाक्य कहना गलत था, वे लोग वही हो सकते हैं जो कि पत्नी पर घोर अत्याचार का विरोध नहीं करते। बच्चों, दुष्यंत शकुंतला की कहानी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि किस प्रकार शकुंतला जो एक ऋषि कन्या रहती है उससे राजा दुष्यंत आश्रम में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। कुछ आवश्यक कार्य के कारण उनको उसे आश्रम में छोड़कर राज्य में वापस आना पड़ता है और राज्य में वापस आने पर एक ऋषि के श्राप से वह अपनी पत्नी शकुंतला को भूल जाते हैं। जब शकुंतला राज्य में आकर उनसे मिलती हैं तो दुष्यंत उन्हें भूल जाने के कारण अपमानित करके वापस भेज देते हैं और शकुंतला जंगल में आकर रहने लगती हैं। कुछ समय बाद जब राजा को यह याद आता है कि उनकी पत्नी थी जिनसे उन्होंने गंधर्व विवाह किया था जंगल में, और जब वे वापस लौट कर जाते हैं और शकुंतला को स्वीकार करने की बात करते हैं, जब तक शकुंतला एक पुत्र को जन्म दे चुकी होती हैं, तो शकुंतला क्रोध में भरी हुई रहती हैं क्योंकि उस समय राजा ने उनका अपमान किया था। तो शकुंतला उस क्रोध की वजह से दुष्यंत को बहुत सारे कड़वे शब्द कहती हैं। तो लेखक कहते हैं ऐसा शकुंतला का कहना स्वाभाविक ही था क्योंकि राजा ने सभी के सामने उनका अपमान किया था और एक छोटे से बच्चे का लालन पालन उन्होंने अकेले ही किया था। तो जिस माँ ने इतने कष्ट सहे हों और ऐसी स्थिति में कि जब वह राजा फिर से उनके पास आता है, सारी बातें याद जब उसे हो जाती हैं, तो उनका क्रोधित होना, गुस्सा करना दुष्यंत पर स्वाभाविक ही था, इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही आगे लेखक लिखते हैं कि सीता के परित्यक्त होने पर राम के प्रति सीता के कहे गए वाक्य कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी शुद्धता साबित कर दी थी, उस पर भी लोगों के मुँह से झूठ बात सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात
तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्या तुम्हारी विद्वत्ता को यह शोभा देने वाली बात है? तो लेखक कहते हैं कि यह बातें कोई गंवार स्त्री नहीं कर सकती है। ये सारी बातें एक शिक्षित नारी ही कह सकती है, यह इस बात का प्रमाण है। और सीता जो थी वो ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी, वे स्वयं धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी थी। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जा सकता। यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे जो कुछ धर्म ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी मिलावट कर दी गई है, और उस मिलावट के तहत ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। हालांकि ये कहना कि राम ने सीता का त्याग किया था और सीता ने राम को कटु वाक्य कहे थे, यह पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि कई साहित्यकारों ने यह प्रमाणित किया है कि जो पुरानी रामायण थी, जो कि वाल्मीकृत रामायण थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। ये बात के कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, अर्थात ऐसा कहना ही गलत है कि सीता ने राम को कटु वाक्य कहे। लेकिन लेखक कहते हैं कि यदि हम कुछ समय के लिए इस घटना को सत्य भी मान लें तो भी सीता को राम का कटु वाक्य कहना गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक शिक्षित नारी पर जब अन्याय होगा तो उसकी शिक्षा उसका विरोध करने की प्रेरणा देती है, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेखक लिखते हैं कि पढ़ने लिखने में अनर्थ नहीं है, पापाचार और दुराचार के कई कारण हो सकते हैं। अनर्थ की संभावना पुरुष, स्त्री, अनपढ़, पढ़े लिखे सभी में रहती है। और जो कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ती नहीं थीं, तो ऐसे लोग इतिहास को या तो जानते ही नहीं हैं या लोगों को धोखा देते हैं। स्त्रियों को निरक्षर रखना यह एक सामाजिक अपराध है। लेखक कहते हैं कि स्त्री को यदि हम निरक्षर रखते हैं तो यह एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। समाज की उन्नति में बाधा डालना है, ऐसे लोग दंडनीय है। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चों कहा जाता है कि माता ही यदि होगी अज्ञानी तो बालक कैसे बनेगा ज्ञानी। तो ये सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि माता जो होती है वो घर की धुरी होती है। माता से अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। जैसी माता शिक्षा देगी, जैसे माता संस्कार देगी, बच्चे का निर्माण वैसा ही होगा। और यदि माता को ही हम अशिक्षित रखें, अज्ञानी रखें, तो वो एक नई पीढ़ी को ज्ञान और शिक्षा कैसे प्रदान करेगी? इसलिए लेखक इसे कहते हैं कि यह तो सामाजिक विकास में बाधा बन जाएगा। लेखक लिखते हैं कि ना ही स्कूल कॉलेज बंद करना उचित है, ना ही स्त्रियों की शिक्षा बंद करना। शिक्षा प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता है। हाँ, लेखक कहते हैं कि इसमें कुछ करेक्शंस होना चाहिए। शिक्षा में और किन किन विशेष क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए जिससे सामाजिक और राष्ट्र की उन्नति में स्त्रियां पूरी तरह से बढ़ चढ़कर सहयोग कर सकें। परंतु यह सोचना या कहना उचित नहीं है कि लड़कों का पढ़ना उचित है लेकिन लड़कियों का पढ़ना अनर्थकारी है। यह तो समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधा पहुंचाना ही होगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये आपके चैप्टर का सारांश हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कम शब्दों में आपको इस पाठ का सारांश समझा सकूँ, और बहुत जल्दी आपके लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आने वाली हूँ। तब तक इस सारांश को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि प्रश्नोत्तर भी आपको फटाफट याद हो जाए। तो तब तक अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को सुनते रहिए। थैंक यू बच्चों।